ग्रामायण ग्रामायण घेऊ श्वास हा नवा. ग्रामायण ग्रामायण घेऊ ध्यास हा नवा. ग्रामायण ग्रामायण. नमस्कार. ग्रामायण प्रतिष्ठान नागपूरतर्फे मी मंजुषा चंद्रकांत रागीट आपणा सर्वांचं स्वागत करते. 2012 मध्ये स्वामी विवेकानंदांची 150वी जयंती संपूर्ण देशभर साजरी करण्यात आली. अनेक आयाम होते त्यातीलच एक आयाम होता ग्रामायण आणि तोच आयाम पुढे चालवत ग्रामायण प्रतिष्ठानने आपले काम सुरू केले. ग्रामायण प्रतिष्ठानच्या कामाची सुरुवात तसं पाहिलं तर प्रकल्प दर्शन सहलींनी झाली. अनेक ठिकाणी आपण बघतो की विथ फॅमिली किंवा इंडिव्हिज्युअल पण जाताना आपण निसर्ग सौंदर्य किंवा देवस्थान वगैरे बघायला जातो. पण स्पेशली प्रकल्प दर्शन जे लोक एकटे असतील किंवा संस्थेमार्फत काही समाजाला देणं लागतात, काहीतरी समाजासाठी वेगळं काम करतात, त्यांचे प्रकल्प बघायला आपण शहरी लोकांना घेऊन जायचो. की त्या मागची भूमिका अशीच होती की शहरी लोकांचा पाठबळ त्या संस्थांना व्यक्तींना मिळावं आणि तो प्रकल्प सुदृढ व्हावा. आणि हे बऱ्यापैकी ते जुळून पण आलं. बरीच मंडळी कोणत्या ना कोणत्या प्रोजेक्टशी विविध कारणांनी अटॅच राहिली नंतर पण. त्यानंतर ग्रामीण भागातले लोकांचे प्रोडक्शन करणं त्यांना जरा सोपं असतं मार्केटिंगपेक्षा. पण मग त्यांची मार्केटिंगची अडचण लक्षात घेत आपण ग्रामीण सेवा प्रदर्शन हा उपक्रम सुरू केला. मोठमोठी आपण सेवा प्रदर्शन लागोपाठ 3 वर्ष आपली ती झाली आणि त्याला उत्स्फूर्त चांगला प्रतिसाद, म्हणजे भरपूर ग्राहकांची गर्दी आणि पूर्ण विदर्भातून विविध संस्था आपापले प्रॉडक्ट्स घेऊन आपल्या प्रकल्पाची माहिती घेऊन तिथे दाखल झाल्या होत्या. आणि त्यानंतर आपण विविध NGOज आणि NGOजचे जे काही त्यांना कमतरता असेल अशा ठिकाणच्या विषय हेरून त्यांच्या कार्यशाळा आपण घेत असतो. सध्या म्हणजे CSR साठी NGOजला काय कागदपत्र लागू शकतात अशा संदर्भातल्या कार्यशाळा पण आपण सुरू केल्या आहेत. ग्रामीणला तसं विषयाचं कुठलंच बंधन नाही. समुपदेशनाची कार्यशाळा, उत्तम वक्ता कसं बनता येईल याच्या कार्यशाळा, अशा विविधांगी कार्यशाळांचं आपण आयोजन करीत असतो. तर त्यानंतर हे कार्यक्रम छान झपाट्यात सुरू असतानाच COVID-19 आला आणि सगळं जरा ठप्प झालं. पण त्याच वेळी ग्रामीणनी ऑनलाईन कार्यक्रमांची शृंखला सुरू केली. दर आठवड्यात शुक्रवार, शनिवार, रविवार असे 3 कार्यक्रम आपण देत असतो. शुक्रवारी अल्टरनेट असं सृजन गाथा किंवा कृषी गाथा. सृजन गाथेत काहीतरी इनोव्हेशन केलेल्या व्यक्तीची आपण मुलाखत घेतो. कृषी गाथेत प्रत्यक्ष शेती करणाऱ्या व्यक्तीला आपण तिथे बोलवतो आणि त्याचे अनुभव ऐकतो. त्यानंतर शनिवारी उद्यम गाथा, फर्स्ट जनरेशनला ज्यांनी आपला बिझनेस सेटल केला आहे अशा व्यक्तीची उद्योगाची गाथा आपण त्याच्याकडून समजून घेतो. नंतर सेवा गाथेमध्ये विविध सेवा संस्था ज्या समाजाच्या उत्थानासाठी काम करत असतात त्यांचा परिचय सर्वांनाच व्हावा या दृष्टीने आपण सेवा गाथेचं आयोजन करीत असतो. आणि दर रविवारी असते ज्ञानगाथा. यात समाजातील जी ज्ञानी मंडळी आहेत त्यांच्या ज्ञानाचा ते म्हणजे असं पर्कोलेट होत सर्वांपर्यंत जावं, समाजातील प्रत्येक स्तरातील व्यक्तीला त्या व्यक्तीच्या ज्ञानाचा उपयोग व्हावा म्हणून ज्ञानगाथा हा कार्यक्रम आपण सुरू केला. अनेक मान्यवरांनी त्यात आपापल्या विषयाबद्दल माहिती दिली आणि ती अनेकांना उपयोगाची पण ठरलेली आहे. आज पण आपण मॅम भेटतोय ते ज्ञानगाथा या सदरातच. या सदरात आपण आता एक संस्था परिचय म्हणून पण एक सदर सुरू केलेला आहे. त्या अंतर्गत आज आपण प्रहार समाज जागृती संस्था याचा परिचय करून घेणार आहोत. संस्थेचा परिचय करून देण्यासाठी आपल्या इथे आलेले आहेत फ्लाइट लेफ्टनंट शिवाली देशपांडे मॅम. मॅम, मी आपलं ग्रामीणतर्फे स्वागत करते. नमस्कार. तर शिवाली देशपांडेंचा परिचय मोठा आहे, त्यांचं कार्य आणि कर्तृत्व पण एका वेगळ्या वाटेने आणि आजची गोष्ट आवश्यक आहे. म्हणजे आपण बघतो समाजात वावरताना की देशभक्ती हा जो गुण असतो तो कुठेतरी हरवल्यासारखा वाटतो. कधीतरी एखाद्या घटनेने तो उफाळून येतो पण परत सगळे सुप्तावस्थेत असतो.
तर त्यासाठी मॅम खूप मोठं काम करतात आहे. तर आपण नाना पाटेकरचा प्रहार पिक्चर बहुतेकांनी बघितला असेल. तर त्या प्रहार पिक्चरला तांत्रिक आणि आर्म फोर्स संबंधित जी काही माहिती तंत्रज्ञान हवं होतं ती मदत कर्नल सुनील देशपांडे यांनी केलेली होती. आणि त्या चित्रपटानंतरच बहुतेक प्रहार समाज जागृती संस्थेची स्थापना झाली. 1994 साली या संस्थेची स्थापना झाली आहे. आणि विविध स्कूल म्हणजे ते जे स्वप्न होतं त्यातलं की देशभक्ती ही शाळेतून त्या वयातून शिकवल्या जावी त्या उद्देशाने कर्नल सरांनी शाळा सुरू केली. तर पहिली शाळा सुरू झाली सीपी अँड बेरार नागपूर येथील रविनगर भागात जी शाळा आहे तिथे प्रहार मिलिटरी स्कूल सुरू झाली. ते डे बोर्डिंग असलेलं अगदी उत्तम स्कूल होतं. आणि म्हणजे मी सुद्धा त्याची प्राऊड पॅरेंट आहे. त्यामुळे मला सांगायला अभिमान वाटेल की आज माझा मुलगा पार्थ इंडियन नेव्हीत लेफ्टनंट आहे आणि त्याचं श्रेय कर्नल सरांच्या असेंब्लीत दिलेल्या त्या युद्धकथांना सांगितलेल्या युद्धकथांना आणि त्या शौर्यकथांना जातं. त्यानंतर कर्नल सरांचं आणि तसंच फ्लाईट लेफ्टनंट शिवाली मॅमचं मार्गदर्शन पण त्याला लाभलं. त्यानंतर म्हणजे या शाळेच्या नावातूनच आपल्याला लक्षात येतं की शाळेचं वेगळं पण काय आहे ते. खामला भागात संस्थेमार्फतच सीपी अँड बेरार मधली एक शाळा झाली. नंतर खामला भागात प्रहार वासुदेव लीला विद्याकुंज या नावाने नर्सरी ते वर्ग 4 या वयोगटासाठी शाळा चालवली जाते. त्यानंतर नागपूर पासून साधारण 15 किलोमीटर उमरेड रोडवर एक ऑब्स्टॅकल ट्रेनिंग कोर्स म्हणजे प्रहारगड या नावाने एक युनिट मॅमने सुरू केलेलं आहे. तिथे आर्म फोर्स मध्ये प्रवेश घेण्यासाठी लागणाऱ्या फिजिकल फिटनेसची तयारी करून घेण्यात येते. आणि एरवी पण तिथे अगदी नर्सरी पासून तर MBA वगैरे करणाऱ्या मुलांपर्यंत विविध वयोगटातली विविध निवासी शिबिरं तिथे अरेंज करण्यात येतात. आणि त्याचा बरेच जणांना मोटिवेशन म्हणून आणि फिजिकल फिटनेससाठी म्हणून पण मुलं त्याचा उपयोग करून घेत असतात. प्रहार आणि यासोबतच हिमालयात पण वेगवेगळे ट्रेकिंग कॅम्प्स पण संस्थेमार्फत अरेंज करण्यात येतात. एक या शिबिरांच्या मार्फत डिसिप्लिन, करेज, व्हॅल्यूज ऑफ लाईफ आणि मुख्य म्हणजे देशभक्ती या गोष्टी योग्य वयात मुलांमध्ये रुजवण्यात येतात. नंतर एक वेगळा उपक्रम सांगायचा म्हणजे श्रीकृष्णाला द्वारकेत भेटायला सुदामा ज्या मार्गाने गेला होता त्या मार्गाने अजूनही या संस्थेमार्फत एक पदयात्रा काढण्यात येते. आणि म्हणजे खूप वेगळा उपक्रम आहे पण तो पण सरांनी सुरू केलेला आहे आणि शिवाली मॅडम तो पण अजूनही सुरू ठेवतात आहे. आणि साहजिक आहे सरांनी सुरू केलेलं हे रोपटं सरांच्या निधनानंतर त्यांच्या कन्या फ्लाईट लेफ्टनंट शिवाली देशपांडे मॅडमनी समर्थपणे पुढे चालू ठेवलेलं आहे. आणि या सगळ्या ज्या ऍक्टिव्हिटीज आहेत मिलिटरी स्कूल आणि मिलिटरी संबंधित डिसिप्लिन संबंधित तर या सगळ्यांची एक निष्पन्न आपण म्हणू शकू की आजपर्यंत कर्नल सर आणि फ्लाईट लेफ्टनंट शिवाली मॅमच्या अथक प्रयत्नांनी 306 मुलांनी सैन्यात अधिकारी म्हणून 306 मुलं रुजू झालेली आहेत. म्हणजे हा एक मोठा आकडा आहे. मुलं मुली दोघे आहेत. त्या मुलांना एंट्रन्ससाठी वेगवेगळ्या तयारी करून घेण्याच्या दृष्टीने पण या संस्थेमार्फत मार्गदर्शन केलं जातं. आणि मॅडमचा पर्सनल परिचय द्यायचा तर खूप मोठा आहे. अनेक अवॉर्ड्स मॅडमला मिळालेले आहेत. आणि एक म्हणजे लिडरशिप क्वालिटी असलेल्या फ्लाईट लेफ्टनंट शिवाजी मॅमचं मी ग्रामांतर्फे पुनश्च स्वागत करते. पब्लिक स्पीच साठी मॅडम खूप प्रसिद्ध आहेत. त्यांची भाषणं म्हणजे अगदी अंगावर शहारे आणणारी असतात. तर मी आता जास्त वेळ न घेता फ्लाईट लेफ्टनंट शिवाली मॅम यांना विनंती करते की त्यांनी आपल्या संस्थेबद्दल सर्वांना माहिती द्यावी. माँ भारती को शत शत नमन। मेरा ये उद्बोधन सुनने के लिए
जितने भी वरिष्ठ लोग हैं, आप सबके चरणों में चरण स्पर्श तथा यहाँ पर उपस्थित सभी आदरणीय मेरे देशवासी श्रोतागण, आप सबको जय हिंद। इसके पहले कि प्रहार संस्था के बारे में मैं आपको बताऊं, मैं ये अपना कर्तव्य समझती हूं कि किसी भी कार्यक्रम की शुरुआत मां भारती को नमन करने के बाद जरूर हमने उन शहीदों को नमन करना चाहिए जिनकी वजह से आज हम इस देश में स्वतंत्रता का एहसास ले पा रहे हैं। आज हम यहाँ पर सुख चैन से जी पाते हैं, वो सिर्फ और सिर्फ उन सैनिकों की बदौलत जो दिन रात हमारी सीमा की रक्षा करते हैं। अगर वो रक्षा वहां पर ना कर रहे होते तो हम और आप इस प्रकार के यूं फेसबुक के ऊपर लाइव सेशंस नहीं कर पाते। शायद परिस्थिति कुछ और होती। हमारे देश को स्वतंत्रता प्राप्त करवाने के लिए जितने भी स्वतंत्र सेनानियों ने अपने प्राणों की आहुति दी है, उन सब के लिए, तथा स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद हमारे देश ने जितनी लड़ाइयां लड़ी हैं, उन सारे लड़ाइयों में जिन सैनिकों ने वीर गति प्राप्त की है और जिनकी वजह से हमने उन जंग में फतेह हासिल की है और आज हम यहां पर स्वातंत्र का अनुभव कर पा रहे हैं, उन सबको श्रद्धांजलि देते हुए मैं कहना चाहूंगी, गर्जना हो और हो हुंकार तुम, वज्र हो और हो टंकार तुम, धैर्य साहस शक्ति के आधार तुम, अनगिनत आहुतियों की धार तुम प्रलय हो और तुम सुमृत पवन, राष्ट्र के प्रहरी तुम्हें शत शत नमन, राष्ट्र के प्रहरी तुम्हें शत शत नमन। सर्वप्रथम मैं ग्रामायण प्रतिष्ठान का बहुत बहुत मनपूर्वक धन्यवाद देना चाहती हूं कि उन्होंने यह चर्चा सत्र रखा है और यह एक कार्यक्रम ऐसा इस प्रकार का रखा है जहां पर हम अलग अलग हमारे इस प्रदेश में जितने भी सामाजिक कार्यों के लिए जो संगठनाएं काम कर रही हैं, उनका परिचय हम लोग ले सके, एक दूसरे को जान सके और लोग भी हमारे ये सारी संस्थाओं के बारे में समझ सके। आपका यह उपक्रम बहुत स्तुत्य है और बहुत ज्यादा प्रशंसनीय है। आपका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। प्रहार समाज जागृति संस्था, यह नाम आज ईश्वर की कृपा से और आप सबके सहयोग और प्यार से, सहकार्य से आज घर घर में सबको पता है। लेकिन इसके पीछे की जो विचारधारा है, क्या वो हमें पता है? कुछ लोगों को सिर्फ यही पता है कि प्रहार का मतलब है एडवेंचर एक्टिविटीज, साहसी खेल, साहसी उपक्रम, मिलिट्री एजुकेशन, मिलिट्री स्कूल्स। लेकिन प्रहार सिर्फ इतना ही नहीं है, प्रहार इससे कई बड़ा एक विचार है। प्रहार ये एक इतनी बड़ी धारणा है कि जो धारणा ये निरंतर चलती रहेगी। कुछ चंद शब्दों में मैं अपनी संस्था का परिचय शुरुआत में देना चाहूंगी। दुर्गुणों का हनन, सुख शांति का आगमन, अनुशासित साहसी जीवन, सचेत समाज का गठन, नैतिक मूल्यों का आचरण, बंधुभाव का प्रसारण, राष्ट्रभक्ति का चिंतन, हम प्रहारी करेंगे जागरण। संक्षिप्त में प्रहार ये इन सारे मूल्यों के ऊपर आधारित है। प्रहार का जो लोगो है, उस लोगो को देखकर कई लोगों के मन में कुछ आशंकाएं आती हैं कि आपके लोगो में तो एक हथियार दिखाया हुआ है, इसका मतलब आप लोगों के ऊपर प्रहार करते हैं। लेकिन ऐसी बात नहीं है।
हमारा जो लोगो है उसमें पीछे पूरा अंधेरा है, उस अंधेरे में एक ज्योत है, एक ज्वाला है। उस ज्वाले के अंदर एक हथियार है, परशु है। और इस लोगो का बहुत गहरा मतलब है। मतलब यह है कि इंसान के अंदर की बुराइयों के ऊपर वार करके, परशु से वार करके उस बुराइयों को खत्म करना, समाप्त करना, और उस इंसान के अंदर देशभक्ति की ज्वाला प्रज्वलित करना, बंधुभाव की ज्वाला प्रज्वलित करना, तथा ये मेरा संपूर्ण देश, ये मेरा है, स्वयं की भावना अपने हृदय में जगाना, ये इसका मतलब है। 1991 में एक पिक्चर रिलीज हुई थी जिसका नाम था प्रहार। इस पिक्चर को डायरेक्ट किया था श्री नाना पाटेकर ने, और उन्होंने इसमें एक्टिंग भी की हुई है। नाना पाटेकर ये जितने बड़े कलावंत है उतने ही बड़े ये विचारवंत भी है। उन्होंने सैनिकी जीवन को बहुत करीब से देखने की इच्छा प्रकट की थी, और जब उन्होंने सैनिकी जीवन बहुत करीब से जब देखा, तब उन्हें यह लगा कि अगर हमारे देश का हर नागरिक एक सैनिक की तरह जिए और एक सैनिक की तरह सोचे, तो हमारा समाज ये कितना ज्यादा प्रगतिशील होगा। हमारा देश ये संगठित होकर दुनिया में एक बहुत बड़ा एक वर्ल्ड पावर करके उभरेगा। और ये इच्छा जब उनके मन में प्रकट हुई, तब उन्होंने कहा कि मैंने एक सिनेमा बनाना चाहिए, या मैंने एक पिक्चर बनानी चाहिए जिसमें मैं सैनिक किस प्रकार से बनता है, किस प्रकार से ट्रेनिंग उसे मिलती है, और उस प्रकार का ट्रेनिंग मिलने के बाद उस सैनिक में कौन कौन से गुण आते हैं, और उसी प्रकार का ट्रेनिंग अगर हमारे देश की भावी पीढ़ी, मतलब छोटे बच्चे, इनको अगर दी जाए तो उनमें भी यही गुण आएंगे, और वो जाकर जब हमारे देश के सुदृढ़ नागरिक बनेंगे, तब हमारे देश को विश्व गुरु बनने से कोई नहीं रोक सकता। बेलगांव में हमारे इंडियन आर्मी का आर्मी कमांडो ट्रेनिंग स्कूल है, जहां पर मेरे पिताजी स्वर्गीय कर्नल सुनील देशपांडे विशिष्ट सेवा मेडल, उनकी वहां पर तैनाती थी 1990 के करीब। और तब नाना पाटेकर वहां पर आए और उन्होंने इस पिक्चर बनाने की जो चर्चा है वो मेरे पिताजी के साथ शुरू की। हर डायलॉग, हर सीन ये दर्शकों को कुछ बहुत गहरा उद्बोधन दे पाए, इस प्रकार का ये सिनेमा बनना चाहिए, ऐसी इन दोनों की मंशा थी, कर्नल देशपांडे और नाना पाटेकर। रात रात को 2-3 बजे तक इन दोनों में गहरी चर्चाएं चलती थी कि किस प्रकार का हर एक सीन होना चाहिए, किस प्रकार के डायलॉग होने चाहिए, ताकि जो देखने वाला है वो सोचने पर मजबूर हो जाए कि अरे अगर हम ऐसे हैं तो हमें बदलने की बहुत जरूरत है। और उस प्रकार से ये पिक्चर का पूरा जो स्टोरी लाइन है ये बनी। शुरुआती से लेकर इंटरवल तक इस पिक्चर में हमारी भारतीय सेना में कमांडो ट्रेनिंग किस प्रकार से मिलता है उसका पूरा चित्रण दिखाया हुआ है, एक कहानी के रूप में। अर्थात किसी पिक्चर को बनाने के लिए एक कहानी जरूरी होती है, और इंटरवल तक का जो हर सैनिकी ट्रेनिंग का जो पहलू है, उस हर पहलू के पीछे की जो विचारधारा है वो इतनी सुंदर तरीके से बताई हुई है। एक उदाहरण देना चाहूंगी आपको मैं कि उसमें यह दिखाया गया है कि जब कमांडो ट्रेनिंग के लिए हमारे सैनिक जब जाते हैं, तब सबसे पहला जो चीज होती है वो ये होती है कि सबको बिठाकर उनका हेयर कट किया जाता है। हेयर कट मतलब उनके बाल जो होते हैं वो सारे उड़ाए जाते हैं। उसके पीछे का कारण क्या है?
जब मैं चर्चा करती हूँ बच्चों के साथ, जब मैं अलग अलग जगह भाषण देती हूँ या हमारे प्रहार संस्था के बच्चों के साथ जब मैं बात करती हूँ, तब बच्चे कहते हैं कि मैडम अच्छा सब एकत्रित हैं हम लोग, ये दिखाने के लिए होगा, या डिस्टर्ब होता है इसीलिए होगा, या यूनिफॉर्मिटी लाने के लिए होगा, या फौज में ऐसी ही प्रकार की हेयरकट होती है इसीलिए ऐसे करते होंगे। लेकिन उसके पीछे की जो कल्पना है वो इतनी सुंदर है। हम सब इंसानों को यह पता है कि हम अपने बालों के प्रति बहुत ज्यादा इमोशनल होते हैं। कहीं पर भी जहां पर बाहर जाना हो तो हम सबसे पहले हमारे हाथ हमारे बाल संवारने में जाता है। हमारे बाल यानी ये हमारे एक इमोशन बॉन्डिंग होता है, एक इमोशनल कनेक्ट होता है। आज अगर किसी को भी कहें कि तुम्हारा पूरे बाल मुंडा देते हैं तो हर कोई नाराज होगा, अच्छा नहीं लगता। सबसे पहली सीख कि हमारे फौज में हम जब जाते हैं, ज्वाइन होते हैं, भारत माता यही मेरा उद्देश्य है और ये सबसे पहली मेरी माता है। इसी माता के प्रति मेरी एक निष्ठता, मेरा प्यार और मेरा पूरा समर्पण होना चाहिए। इसके बीच में मेरे और मेरे भारत माता के बीच में किसी और ने आना नहीं चाहिए। ये भाव मन में आने के लिए हम सारे जो हमारे इमोशंस है उसको हम परे कर देते हैं, दूर कर देते हैं अपने आप से। ये पहला कदम है कि हम हेयर कट लेते हैं। कितनी सुंदर भावना है। उसके बाद एक ऐसा डायलॉग है कि सारे कमांडो सुबह 4 बजे ये उठकर तैयार रहेंगे, फॉलन होंगे बाहर। अब सुबह 4 बजे अगर आप और हम, खैर मैं नहीं, लेकिन आप अगर सुबह 4 बजे उठने की सोचे तो किसी को लगेगा अरे त्यावेळेला आपल्याला साखर झोप येते, इतकी सुंदर झोप येते की त्यावेळेला कोणी जर आपल्याला उठवलं तर आपण म्हणतोय 5 मिनिटं थांब। लेकिन जैसे हमारे फौज में हमें सिखाया हुआ है कि जो इंसान अपने नींद के ऊपर काबू पाना सीख लेता है वो उस दुनिया में कुछ भी हासिल कर सकता है। नींद के ऊपर काबू पाना, कंट्रोल ओवर योर स्लीप इज अ वेरी वेरी टफ जॉब, बहुत कठिन चीज है। और जो इंसान ये करने में कामयाब हो जाता है वो इस दुनिया में कुछ भी हासिल कर सकता है। ऐसे इस प्रकार के एक एक डायलॉग है इस पिक्चर में जो बहुत ज्यादा उद्बोधन देते हैं, बहुत ज्यादा सिखाते हैं। इंटरवल तक का भाग जो सैनिक प्रशिक्षण है वो है, और इंटरवल के बाद एक सैनिक जिसे इस प्रकार की शिक्षा मिलती है जिस शिक्षा की वजह से वो अनुशासित होता है, वो निर्भय होता है, जिसमें जागरूकता आती है, जिसमें हमारे देश के भारतीय जीवन मूल्य आते हैं और जिसमें असीम राष्ट्रभक्ति, राष्ट्र प्रेम ये आता है। ऐसा एक सैनिक जब समाज में आता है और समाज में आने के बाद वो देखता है कि यहां पर हर नागरिक स्वार्थी है, हर नागरिक को मैं, मेरा परिवार, मेरे बच्चे, इसके सिवा कुछ नहीं दिखता। यहां पर इतना भ्रष्टाचार है, यहां पर लोग एक दूसरे के खून के प्यासे हैं, खून खराबा, डकैती होती है, लड़कियों की छेड़खानी होती है। तो फिर ये सारी चीजें देखकर एक सैनिक क्या सोचता है, एक सैनिक के मन पर क्या बीतती है, यह सोचने पर एक सैनिक मजबूर होता है। और फिर जो आगे की जो कहानी है वो भी बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर है कि इंटरवल के बाद नाना पाटेकर खुद उन्होंने एक्टिंग की है इस पिक्चर में। वो एक कमांडो इंस्ट्रक्टर थे इस पिक्चर में, और वो जब आते हैं अपने एक विद्यार्थी के शादी के लिए और उसे पता चलता है कि जिस विद्यार्थी के शादी के लिए वो आए हैं वो विद्यार्थी तो कालवश हो गया। बहुत ज्यादा शॉकिंग होता है ये।
और वहां पर आने के बाद जब उन्हें पता चलता है कि किस प्रकार इसकी मृत्यु हुई है, इसे मारा गया है क्योंकि उसने गुंडों का विरोध किया, और ऐसे गुंडे जो हफ्ता मांगते हैं, बेवजह से लोगों को परेशान करते हैं और उनसे पैसे वसूलते हैं, ऐसे गुंडों का विरोध किया, इसीलिए उसे मारा गया। और वो भी उस मोहल्ले के 70-80 लोगों के सामने। एक भी इंसान ने आवाज नहीं उठाई। क्यों? क्योंकि हम सब अच्छे घर के लोग हैं। पुलिस के झमेले में हमें नहीं पड़ना। हम भला, हमारा काम भला, इसी में हम लोग विश्वास रखते हैं। किसी बच्चे ने अगर कहा कि अरे मी पोलिसाकडे जाईन बाबा, तर लगेच बाबा त्याला मागे खेचतात, बेटा पोलीस वगैरे हे आपलं काम नाही, हे कोणी दुसरं करेल. शिवाजी जन्मावा पण तो शेजारच्या घरी, माझ्या घरी नाही. ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? क्या मेरा देश, मेरा समाज ये सिर्फ बोलने के लिए मेरा देश है या मेरा समाज है? ये हमें अंदर से, हमारे हृदय में कोई भावना जागरूक करने के लिए नहीं है कि ये वाकई में मेरा देश है, वाकई में मेरा समाज है, मेरे देश का हर नागरिक मेरा अपना है, मेरा बांधव है. अगर है आपका अपना और बांधव, तो किसी को अगर बेवजह पीटा जा रहा है तो उसे, उसके गुंडों को रोकना और उस इंसान की जान बचाना, क्या ये आपका और मेरा कर्तव्य नहीं है? और जब नाना पाटेकर को यह पता चलता है, तब वो 4 गुंडे आते हैं. गुंडे और नाना पाटेकर, इनमें लड़ाई होती है. जब लड़ाई होती है तब वही 70-80 लोग मोहल्ले के खड़े होकर तमाशा देखते हैं, लेकिन एक भी इंसान आगे बढ़ता नहीं है गुंडों के खिलाफ आवाज उठाने के लिए, क्योंकि हमें डर लगता है. और फिर कुछ देर के बाद कुछ पत्थर आते हैं. नाना पाटेकर सोचता है कि ये पत्थर शायद लोग गुंडों की तरफ मार रहे होंगे, क्योंकि वो तो बुरे हैं, मैं अच्छा इंसान हूं. लेकिन उसे आश्चर्य होता है ये देखकर कि लोग पत्थर मारते हैं नाना पाटेकर के ऊपर और उसे कहते हैं कि तुम एक सैनिक हो, तुम्हारा काम है देश की सीमा की रक्षा करना. आज तुम यहां पर आए हो, हमें बचा रहे हो, लेकिन कल जब वापस जाओगे तब हमें कौन बचाएगा? क्या हमें बचाने के लिए हम सक्षम नहीं है? क्या खुद का हमारा बचाव करने के लिए हम में उतनी ताकत नहीं है? तो अगर नहीं है तो प्रहार की जरूरत है समाज में, निर्भय बनने के लिए. अगर हमें अपने आप पर विश्वास नहीं है तो प्रहार जैसी संस्थाओं की जरूरत है, हम सब में एक आत्मविश्वास पैदा करने के लिए, एक अनुशासन पैदा करने के लिए. अगर हम ये बुराइयों के खिलाफ अगर लड़ने की हम में हिम्मत नहीं है, तो प्रहार जैसी संस्थाओं की जरूरत है आप में और मुझ में हिम्मत लाने के लिए. ये पिक्चर जैसे जैसे आगे बढ़ती है, ऐसे काफी सारे सीन्स हैं इस पिक्चर में जहां पर बहुत ज्यादा उद्बोधन मिलता है. आप विश्वास नहीं करेंगे, ये पिक्चर जब रिलीज हुई थी तब मुंबई के लोकसत्ता ने एक अग्रलेख लिखा था जिसका टाइटल था, मेजर नाना पाटेकर प्रहारच्या शेवटच्या सीनसाठी तुला सल्यूट. और इस सीन में क्या था? जो इंटरवल के दूसरे भाग का जो पूरी जो कहानी है वो इसी प्रकार आगे जाती है कि समाज में जहां जहां पर नाना पाटेकर जाते हैं, कहानी जैसे जैसे आगे जाती है वो देखते हैं कुछ बुरी चीजें हैं, उनका विरोध करते हैं और फिर आगे विरोध करने के बाद आगे बढ़ते हैं. इस सारे कहानी में नाना पाटेकर अंत में वो 4 गुंडों को जान से मार डालते हैं. अब नेचुरल है, जान से जब मारते हैं तो पुलिस केस होती है, कोर्ट में केस होती है, और कोर्ट में जब केस होती है तब कोर्ट में जो नाना पाटेकर कहते हैं वो कुछ चंद वाक्य हैं, वो आज भी जब भी मैं मेरे भाषण में बताती हूं तो मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं. नाना पाटेकर कहते हैं, और इस वाक्य के ऊपर हम सबको बहुत सोचना चाहिए, मुफ्त में मिली आजादी को आजकल हम बहुत सस्ता समझते हैं. आजादी की लड़ाई में कई लोगों ने अपने घरों से किसी को भी खोया नहीं होगा.
या शायद हमने आजादी या गुलामी क्या है ये हमें पता ही नहीं है, इसीलिए शायद हम इस प्रकार से रह रहे हैं। नाना पाटेकर आगे कहते हैं कि मैं एक सैनिक हूं, मेरा काम है देश की सीमा के ऊपर खड़े होकर देश की रक्षा करना। आज मैं जब देश की सीमा के ऊपर खड़ा होता हूं तो मुझे पता है कि देश के उस पार का मेरा देश का दुश्मन है और देश के इस पार के मेरे देश के अपने नागरिक हैं। मुझे यह पता है कि देश की सीमा के ऊपर खड़े होकर मुझे दुश्मन से लड़ाई लड़नी है, लेकिन आज मेरे देश की इस प्रकार की अवस्था हो गई है कि देश के उस पार का दुश्मन देश के इस पार आ गया है और मेरे देश को दीमक की तरह खोखला बना रहा है। भ्रष्टाचार, लड़कियों की छेड़खानी, स्वार्थी प्रवृत्ति, खून खराबा, ये सारी चीजें ये दीमक की तरह मेरे देश को खोखला बना रही हैं। आतंकवाद, देश के उस पार के दुश्मन से लड़ने की जिम्मेदारी हम सैनिकों की है, तो देश के इस पार आया हुआ जो दुश्मन है उससे लड़ने की जिम्मेदारी किसकी है? अर्थात हम सब नागरिकों की जिम्मेदारी है। इट इज अ कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एवरी पर्सन ऑफ दिस ग्रेट कंट्री कॉल्ड भारत। आपकी और मेरी जिम्मेदारी है। और फिर वो आगे कहते हैं कि a soldier is taught, a soldier never quits till he is dead। एक सैनिक ये कभी हार नहीं मानता है, वो युद्ध में या तो जीतता है या अपने प्राणों की आहुति दे देता है, और उसे यह कभी सिखाया नहीं है कि हार मानते हुए मैं हथियार डाल दूं। इसीलिए मैंने जो किया है वो मैंने बिल्कुल ठीक किया है। जज कहते हैं कोर्ट में कि सामाजिक बुराइयों का नाना पाटेकर की मानसिकता के ऊपर गहरा प्रभाव डाला है, जिसके कारण उनकी मानसिकता ये थोड़ी सी खराब हो गई है और इसीलिए उन्हें मिलिट्री हॉस्पिटल के साइकियाट्रिक वार्ड में भेजा जाता है। नाना पाटेकर कहते हैं कि मुझे पता है कि मैं पागल नहीं हूं, लेकिन हमारे देश के कानून के आदेश का पालन करना यह हर नागरिक का कर्तव्य है। यह भी एक सीख उन्होंने पिक्चर के इस एक सीन से दिखाई हुई है कि नाना पाटेकर कहते हैं, आई नो आई एम नॉट इनसेन बट आई विल फॉलो द लॉ। देश का कानून यह सर्वोपरि है। और अंत में वो जब उस साइकियाट्रिक वार्ड में बैठे होते हैं, वो खिड़की से बाहर देखते हुए रहते हैं और वो उनका दृष्टांत है। इट इज हिज विजन। वो इमेजिन करते हैं कि यहां से निकलने के बाद मैं क्या करूंगा। आप सोचिए, एक इंसान के साथ और क्या बुरी चीज हो सकती है कि उसकी सुदृढ़ मानसिकता के साथ उसे अगर किसी ने अगर ये बोला कि आपकी मानसिकता ये थोड़ी सी बिगड़ी हुई है और आपको साइकियाट्रिक वार्ड में डाला गया, तो अच्छे अच्छे नागरिक जो है वो डिप्रेशन में चले जाएंगे। लेकिन इस सैनिक की मानसिकता देखिए। एक सैनिक कभी भी जिंदगी में हार नहीं मानता। एक सैनिक ये हमेशा सकारात्मक प्रवृत्ति का ही होता है। तो क्या हुआ अगर ये मुश्किल आई, इस मुश्किल को मैं पार करूंगा और जिंदगी में आगे देखूंगा। ये एक सैनिक हमेशा सोचता है। एक सैनिक कभी भी रोता नहीं बैठता कि मैं मुश्किलों से घिरा हुआ हूं, कितनी मुसीबतें मेरे आसपास हैं, इन मुसीबतों का मैं सामना किस प्रकार करूंगा। वो दुख नहीं मानता है, बल्कि उन मुसीबतों का सामना किस प्रकार से किया जाए, किस प्रकार से सुदृढ़ हृदय के साथ और अच्छे मस्तिष्क के साथ मैंने किया करना चाहिए और आगे जिंदगी में किस प्रकार मैंने प्रगति करनी चाहिए, यही एक सैनिक सोचता है। और यही नाना पाटेकर ने यहां पर किया। उनका जो दृष्टांत होता है वो ये होता है कि यहां से निकलने के बाद मैं क्या करूंगा। तो उनका विजन दिखाया हुआ है और वो प्रहार पिक्चर का आखिरी सीन है कि लाखों हजारों नन्हे बच्चे जिनके बदन के ऊपर कोई वस्त्र नहीं होते,
निर्वस्त्र होते हैं, ये सारे बच्चे दौड़ रहे होते हैं। उनके बीच नाना पाटेकर अपने कमांडो की यूनिफॉर्म में दौड़ रहा होता है और उन सब बच्चों को जोश दे रहा होता है और कह रहा होता है, कम ऑन कमांडोज, यू आर माई टुमारो। आप मेरे कल हो, आप मेरे आने वाले भारत के सुदृढ़, सजग और सचेत नागरिक हो। आपके ही बलबूते पर मेरा देश यह विश्व गुरु जरूर बनेगा। इस देश के नाम को ऊंचा करना यह आप ही का कर्तव्य है। इस प्रकार का सीख मैं उन सारे नए पीढ़ी को, मेरे देश की भावी पीढ़ी को मैं दूंगा। यहां पर प्रहार पिक्चर समाप्त होता है। इस सीन का अर्थ यह है कि नाना पाटेकर सोचते हैं कि मेरे देश की भावी पीढ़ी, जिनके बदन के ऊपर सामाजिक बुराइयों के वस्त्र नहीं होंगे, कितनी सुंदर कल्पना है। इसीलिए उन सबको निर्वस्त्र दिखाया हुआ है, पवित्र दिखाया हुआ है। हम सब जब जन्म लेते हैं तब हमारे बदन के ऊपर वस्त्र नहीं होते हैं और हम अत्यंत पवित्र भाव के होते हैं। ऐसे पवित्र नागरिकों को मैं इस प्रकार से ट्रेनिंग दूंगा कि जिनमें अनुशासन होगा, निर्भयता होगी, जागरूकता होगी, मेरे भारतीय जीवन मूल्य होंगे और राष्ट्रभक्ति होगी। जहां पर प्रहार पिक्चर समाप्त हुआ, मेरे पिताजी ने यह सोचा कि नाउ माय बैटलफील्ड शुड चेंज, मेरा युद्ध क्षेत्र ये बदलना चाहिए। आज तक मैं पाकिस्तान से लड़ता आया हूं, आज तक मैं आतंकवादियों से लड़ता आया हूं, अब मेरा जो युद्ध क्षेत्र है वो बदलना चाहिए और मैंने समाज में काम करना चाहिए। समाज में नई पीढ़ी को इस प्रकार से ट्रेनिंग देना चाहिए जिस प्रकार का स्वप्न मेरे पिताजी और श्री नाना पाटेकर इन्होंने प्रहार के पिक्चर में देखा था। मेरे पिताजी स्वर्गीय कर्नल सुनील देशपांडे, इन्होंने अपने 30 साल के सेना के कार्यकाल में 2 युद्ध लड़े हैं, 1965 का भारत पाकिस्तान, 1971 का भारत पाकिस्तान। और उसके बाद उन्होंने स्वेच्छानिवृत्ति ली और 1994 को प्रहार समाज जागृति संस्था की स्थापना की। जब इस सिनेमा के ऊपर चर्चा चलती थी कर्नल सुनील देशपांडे और नाना पाटेकर में रातों रात, तब मैं उस वक्त 10वीं कक्षा में थी, मैं उनके साथ बैठा करती थी और इनकी सारी चर्चा सुनती थी। शायद समाज सेवा का जो बीज है वो मुझ में तब पिरोया गया। मेरे भारतीय वायुसेना के 5 साल के शॉर्ट सर्विस कमीशन के बाद मैंने ये सोचा कि मैं अभी अपने जीवन को प्रहार के कार्य के लिए समर्पित कर दूंगी। 1994 में प्रहार समाज जागृति संस्था की स्थापना हुई, जिसका उद्देश्य बिल्कुल सरल है, एक सैनिक के 5 गुणों को समाज में डालना, नए पीढ़ी में डालना। 5 गुण: अनुशासन, निर्भयता, जागरूकता, नैतिक मूल्यों का पालन और राष्ट्र प्रेम। एक मध्यम वर्गीय परिवार से निवृत्त हुए मेरे पिताजी, उन्होंने समाज सेवा का बीड़ा उठाया। कई लोगों ने उन्हें कहा कि कर्नल साहब हे तुम्हाला जमणार नहीं हो, समाज सेवा वगैरह नहीं जमणार। और तब हमारा समाज जो था, समाज में बहुत ज्यादा जरूरत थी जागरूकता की। इस प्रकार हमारा समाज था कि शहर में धुआं उठता है, उठता रहे, आग किसके घर में पड़ी है कल पढ़ लेंगे अखबार में। इस प्रकार का हमारा समाज था। लेकिन मेरे पिताजी ने हमेशा यह कहा है, कौन कहता है आसमान में सुराग नहीं हो सकता? सुराग मतलब छेद। कौन कहता है आसमान में सुराग नहीं हो सकता? अरे एक पत्थर तबीयत से उछालो तो यारो, अरे एक पत्थर बड़ी तबीयत से मार के तो देखो। हर इंसान इस दुनिया में मुश्किल से मुश्किल चीज को मुमकिन कर सकता है अगर उसमें एक जज्बा हो, अगर उसमें लगन हो और अगर वो कुछ कर गुजरने की ठानी। हर चीज मुमकिन है। और मेरे पिताजी ने
हमारे नागपुर के ऑर्डिनेंस फैक्ट्री वाड़ी में, वहां पर उन्होंने उस वक्त के जो जनरल मैनेजर थे उनसे चर्चा करके वहां पर ऑब्स्टिकल ट्रेनिंग कोर्स शुरू किया। हमारे मिलिट्री में ऑब्स्टिकल्स क्रॉसिंग होता है जो आजकल एडवेंचर एक्टिविटीज के रूप में बहुत प्रचलित है, और नागपुर में एडवेंचर एक्टिविटीज का जो इंट्रोडक्शन हुआ वो प्रहार समाज जागृति संस्था ने ही किया। कुछ ऑब्स्टिकल्स के निर्माण किए और छोटे छोटे बच्चों का 1-1 घंटे का ऑब्स्टिकल प्रशिक्षण उन्होंने शुरू किया की ऑब्स्टिकल्स को हमने पार कैसे करना चाहिए, अडथळ्यांना आपण कुठल्या प्रकारे पार करायचं। मग ह्या अडथळ्यांना आपण जर पार करू शकतो तर आपल्या आयुष्यामध्ये येणाऱ्या अडथळ्यांना पण आपण ह्याच सकारात्मक प्रवृत्तीने आपण पार करू शकतो, अशी एक त्यांच्या मनाची एक घडण हे करणं सुरू केलं। धीरे 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 ये 1 घंटे के ऑब्स्टिकल कोर्स के बाद हमने निवासी शिविर लेना शुरू किया था। निवासी शिविर हमने 7-7 दिन के शुरू किए थे। 7 दिन के हमारे शिविरों में अलग अलग हमने एक्टिविटीज के ही द्वारा, जिनमें बच्चों को बहुत इंटरेस्ट आए, मजा आए, बच्चों को टीम वर्क करने के लिए मिले, बच्चों को कुछ धाड़सी उपक्रम करने के लिए मिले और बच्चों को मजा आए बहुत, ऐसे कुछ एक्टिविटीज के द्वारा हमने ये शुरू किया कि उनमें इन गुणों का हम प्रसारण करें। धीरे 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 से इन शिविरों को भी बहुत ज्यादा प्रोत्साहन मिला, और प्रोत्साहन जैसे जैसे मिला वैसे वैसे बच्चों ने, उनके पालकों ने कहा कि बहुत अच्छा बच्चे करते हैं, 7 दिन के अनुशासित जीवन के बाद घर में आने के बाद भी वो अनुशासित रहते हैं, खुद का प्लेट कटोरी चम्मच खुद धोते हैं, खुद के कपड़े खुद धोते हैं, सुबह 4 बजे उठते हैं, लेकिन ये सब उनके लिए सिर्फ 15 दिन तक घर में रहता है। 15 दिन के बाद फिर से जैसे थे। तो आप कुछ ऐसा करिए कर्नल साहब कि बच्चे आपसे निरंतर जुड़े रहें। तो फिर कर्नल देशपांडे के मन में एक कल्पना आई कि क्यों ना मैंने 12 घंटे की अनिवासी मिलिट्री स्कूल शुरू करनी चाहिए। सीपी एंड बेरार एजुकेशन सोसाइटी नागपुर में बहुत प्रचलित, बहुत बड़ी एजुकेशन सोसाइटी है। उनके तब के जो अध्यक्ष थे उन्होंने बड़ी उदारता पूर्वक प्रहार संस्था को कहा कि आप हमारे इलाके में यहां पर आकर अपनी स्कूल की स्थापना कर सकते हैं, और वहां पर प्रहार मिलिट्री स्कूल की स्थापना हुई। लेकिन वो स्कूल सीपी एंड बेरार एजुकेशन सोसाइटी के अंडर आती है। वहां पर जितना मिलिट्री का प्रशिक्षण है वो प्रहार संस्था देती है। इस प्रकार से जब शुरुआत की, फिर हमने सैनिकों को राखियां भेजने की शुरुआत करने वाला प्रहार संस्था, ये सबसे पहली संस्था है नागपुर में। रक्षाबंधन के दौरान बहुत सारे हमने, कर्नल सुनील देशपांडे ने अपने उद्बोधन शुरू किए, भाषण शुरू किए, जहां से नागरिकों को बहुत ज्यादा प्रेरणा मिली, युवकों को प्रेरणा मिली भारतीय सेनाओं में भर्ती होने के लिए। जिन जिन लड़के तथा लड़कियों को इच्छा थी भारतीय सेनाओं में अपनी सेवा देने के लिए, उन लड़के तथा लड़कियों को प्रशिक्षण देना ये हमने शुरू किया था। और आज तक गर्व से कहती हूं कि इन 27 सालों में 306 लड़के तथा लड़कियां भारतीय सेनाओं में अधिकारी पद के ऊपर कार्यरत है। आज प्रहार डिफेंस अकादमी के अंतर्गत हमने ये सारे कार्यक्रम शुरू किए, और हाल ही में हमने जो लेखी परीक्षाएं हैं सेनाओं में भर्ती होने के लिए, ऑफिसर बनने के लिए, उन लेखी परीक्षाओं के लिए भी हमने प्रशिक्षण शुरू किया है, जिसके लिए नागपुर वासियों ने बहुत ज्यादा हमें प्रोत्साहन दिया है, सहकार्य दिया है। इसके लिए नागपुर वासियों की बहुत बहुत तहे दिल से आपको धन्यवाद देना चाहूंगी। आगे हमने कुछ और उपक्रम शुरू किए, जैसे हमारा पचमढ़ी का ट्रेकिंग कैंप है, वहां पर फिजिकल फिटनेस के ऊपर भी हम जोर देते हैं, क्योंकि शारीरिक सुदृढ़ता से ही मानसिक सुदृढ़ता ये आती है। शरीर से मजबूत और मानसिक रूप से मजबूत अगर इंसान होगा तो वो जिंदगी में बहुत आगे जा सकता है। इसके बाद हिमालय ट्रेकिंग कैंप हमने शुरू किया, कॉलेजेस के कैंप्स हमने शुरू किए। हम लोगों ने स्वामी विवेकानंद इंटर स्कूल फुटबॉल कंपटीशन शुरू किए, क्योंकि स्वामी विवेकानंद ने कहा हुआ है कि युवक जब फुटबॉल खेलते हैं तो फुटबॉल से बहुत सारे गुण उनमें आते हैं, और इसीलिए हमने उनके नाम के ऊपर इस प्रतियोगिता को शुरू किया।
उसके साथ साथ हमने बहुत सारे अलग अलग उपक्रम भी शुरू किए, जैसे कि हीरो ऑफ द नेशन हमारा प्रमुख उपक्रम है, जहां पर हम इस देश में जिसको परमवीर चक्र और अशोक चक्र मिलता है, परमवीर चक्र ये युद्धकालीन के समय सर्वोत्तम शौर्य का पदक है, और अशोक चक्र वह शांति काल के समय का सर्वोत्तम शौर्य चक्र है। तो इन दो परमवीर चक्र तथा अशोक चक्र जिन भी सैनिकों को प्राप्त होता है, अगर वो सैनिक जीवित हैं तो उन्हें, वरना उनके परिवारजनों को हम नागपुर में बुलाते हैं, नागपुर में एक भव्य कार्यक्रम करते हैं और उनका सत्कार और सम्मान करते हैं। उनकी कहानी है नागपुर वासियों को पता चले, और नागपुर वासियों को पता चले कि एक सैनिक किस प्रकार से हमारे देश के लिए लड़ते हुए अपने प्राणों की आहुति देता है और अपने देश को यह दिखाता है कि हम नागरिकों को हमारे भारत राष्ट्र पर गर्व होना चाहिए। इसीलिए यह कार्यक्रम यहां पर हम आयोजित करते हैं। संस्था की तरफ से हम एक धनादेश भी उन्हें देते हैं, उनके परिवारजनों को, और सेनाओं के बहुत बड़े अधिकारियों को भी बुलाते हैं कि वो आप सबके साथ अपने कुछ एक्सपीरियंसेस बांट सके, अनुभव बांट सके, बता सके कि सेना में हम किस प्रकार से लड़ते हैं दुश्मनों से, हमारी मानसिकता क्या होती है जब हम दुश्मनों से लड़ते हैं। इसके बाद हम एक और बहुत अच्छा उपक्रम लेते हैं कि हम बच्चों को सैनिकी संस्थाओं में ले जाते हैं, वहां पर कुछ 2-4 दिनों तक उन्हें रखते हैं ताकि वो देख सके कि एक सैनिक किस प्रकार से अपनी दैनंदिनी जीता है, किस प्रकार से वो अपनी जीवनी जीता है, किस प्रकार से वो सुबह उठता है और अपने कार्य करता है, दुश्मन से लड़ने के लिए वो किस प्रकार से सजग होता है। ऐसे हम सैनिक के प्रतिष्ठाओं में उनको कुछ दिन तक रखते हैं, वहां से उन सबकी वो रूटीन देखते हैं, हमारे भारतीय सेनाओं के हथियार वगैरह देखते हैं वो लोग। और इसके साथ साथ हमने और भी एक उपक्रम शुरू किया जहां पर हम बच्चों को हमारी भारतीय सेनाओं ने जितनी भी युद्ध लड़ी हैं, जितने भी हमने जंग लड़े हैं, उन युद्धों में किस प्रकार की हमारी रणनीति थी और उस रणनीति के सहायता से ही किस प्रकार से हमने विजय प्राप्त की हुई है, ये पढ़ने के ऊपर हमने इन बच्चों को मजबूर किया। उस प्रतियोगिता का नाम है इंटर स्कूल बैटल मॉडल मेकिंग कंपटीशन। हमारे भारतीय सेनाओं में सैंड मॉडल या बैटल मॉडल नाम की एक चीज होती है कि जहां पर भी हमें हमला करना होता है तो हम उस चीज का एक मॉडल बनाते हैं, और उस मॉडल के द्वारा हम अपने सैनिकों को, जवानों को हम ये दिखाते हैं कि आप यहां पर हैं, आप यहां से यहां तक जाएंगे, इस पहाड़ी के पीछे आप ये करेंगे। इस प्रकार से हम उस मॉडल के जरिए हम उन्हें बताते हैं। तो हमारे जितने हमारे देश ने जंग लड़े हैं स्वतंत्रता के बाद, उन जंग में जितने जितने मुख्य जो बैटल्स हुए हैं, उन बैटल में हमारी क्या रणनीति रही है, इसका हम विषय देते हैं, और उस विषय के ऊपर हम ये प्रतियोगिता रखते हैं इंटर स्कूल, अंतरशालीय, और उन बच्चों को उसमें उन्हें अभ्यास करना पड़ता है कि इस रणनीति के पीछे उनका क्या विचार था और किस प्रकार विजय प्राप्त हुई है। उस प्रकार से उन्हें सैंड मॉडल्स बनाने पड़ते हैं, और उसकी हमने प्रतियोगिता रखी। उद्देश्य सिर्फ एक था कि हमारा जो इतिहास है, वो इतिहास मुगलों का और जो ब्रिटिश राज था उनका इतिहास इतना ज्यादा ना पढ़ते हुए हमारे देश में हमारे सैनिकों ने किस प्रकार से हमारे देश को सुरक्षित रखने के लिए अपने प्राणों की आहुति दी हुई है, यह सीखना बच्चों को बहुत ज्यादा जरूरी है। और हम आज हमारे सेनाओं के लिए हमने गर्व महसूस करना चाहिए, और किस प्रकार से अत्याधुनिक तकनीकियों के सहारे हमारी सेनाएं काम करती हैं, ये सारी चीजें हमारे बच्चे जाने, इसके लिए हमने ये कंपटीशन की शुरुआत की है। और आपको आश्चर्य लगेगा, पहले साल जिस दिन ये कंपटीशन हमने शुरुआत की थी, श्री गणेश किया था, उस साल करीब 12 स्कूलों ने इसमें भाग लिया था।
बच्चों ने इतना ज्यादा उत्साह दिखाया था इसके प्रति कि इतना ज्यादा इंटरेस्ट आया बच्चों को। हर साल बच्चे काफी आतुरता से इसकी राह देखते हैं कि कब हमें आज इस साल का विषय मिलता है और कब हम इस विषय के ऊपर अभ्यास करें। इसके साथ साथ हमने एक पदयात्रा का आयोजन किया है। जैसे कहा जाता है ना, सामर्थ्य आहे चळवळीचे जो जे करील त्याचे, परंतु तेथे परमेश्वराचे अधिष्ठान पाहिजे। तो प्रहार समाज जागृति संस्था का जो परमेश्वरी अधिष्ठान है वो है भगवान श्री द्वारकाधीश अर्थात भगवान श्री कृष्ण। और गुजरात में द्वारका में प्रहार संस्था ने परमेश्वर की कृपा से हमने वहां पर एक जमीन लेकर एक बिल्डिंग की स्थापना की है, जिसका नाम हमने प्रहार वासुदेव लीला आध्यात्मिक केंद्र रखा हुआ है। हर साल हमारे स्कूल के 8वीं कक्षा के विद्यार्थी और हम सारे जो उनके साथ इंस्ट्रक्टर्स होते हैं, हम सारे पोरबंदर से द्वारका, सुदामा चले थे पोरबंदर से द्वारका अपने सखा से मिलने के लिए। तो इसीलिए ये पूरा अंतर जो है ये हम पैदल ये चलकर काटते हैं। रोज करीब 20-25 किलोमीटर हम चलते हैं। जो गांव आता है वहां पर रहते हैं और दूसरे दिन फिर से हम चलना शुरू करते हैं। उद्देश्य सिर्फ एक, पहला तो ये कि प्रहार की जो विचारधारा है वो संपूर्ण भारतवर्ष में फैले और हमने गुजरात से शुरुआत की है। दूसरा उद्देश्य ये कि शारीरिक सुदृढ़ता का महत्व आज के इस फास्ट लाइफ में ये बच्चों में आनी चाहिए, जहां पर फास्ट फूड कल्चर ये बहुत ज्यादा प्रस्थापित हुआ है। उस फास्ट फूड कल्चर को निकालकर शरीर की सुदृढ़ता कितनी महत्वपूर्ण है ये बच्चों को समझना चाहिए। और बच्चों में एक लॉन्ग ड्यूरेशन का एंड्योरेंस आना चाहिए कि मैं कितनी, मेरी क्षमता शारीरिक कितनी है और मेरी मानसिक सुदृढ़ता कितनी है कि मैं कितने दूर तक चल सकता हूं, यह आना चाहिए। और इसके साथ साथ और एक बहुत बड़ा उद्देश्य यह है कि जैसे हमारे सेना में हम कहते हैं लिविंग ऑफ द लैंड, मतलब जैसी परिस्थिति आए, जिस प्रकार के भी हमारे अगल बगल के परिस्थितियां हो, उन सारी चीजों में एडजस्ट करना। हम अपने आप को हमने ढालना चाहिए हर परिस्थिति में और उस हर परिस्थिति में हमने खुश रहना चाहिए। क्योंकि हर गांव में जहां पर हम जाते हैं, रात को रुकते हैं, वहां पर पूरी व्यवस्था एकदम बढ़िया नहीं होती है, 5 स्टार नहीं होती है। तो बच्चों को उन भी परिस्थितियों में रहने का एक प्रशिक्षण मिले, यह भी उद्देश्य होता है। अन्य हमारे संस्था के उपक्रम होते हैं, वो तो है ही कि कारगिल विजय दिवस 26 जुलाई को हम धूमधाम से मनाते हैं। 16 दिसंबर 71 के युद्ध का विजय दिवस, उसे भी हम बड़े जोरों शोरों से मनाते हैं। और उसके साथ साथ हमने बहुत सारे अलग अलग उपक्रमों का भी आयोजन किया है। अलग अलग विषयों के ऊपर हमने लेक्चर्स तैयार किए हुए हैं। कारगिल के युद्ध के ऊपर हमने स्लाइड शो बनाया हुआ है कि कारगिल का युद्ध ये सबसे ज्यादा लेटेस्ट युद्ध था जो हमने, हमारे देश ने और पाकिस्तान ने कन्वेंशनल वॉर हमने लड़ी थी। और ये युद्ध हमने किस प्रकार लड़ा था, एक सैनिक के इन सारे गुणों के साथ किस प्रकार से उसने दुश्मनों का खात्मा किया था, ये हमारे बच्चे सीखे। इन सारी चीजों के साथ साथ हमने कई अलग अलग सामाजिक उपक्रम भी हम चलाते हैं। जैसे हम हमारे कैंप साइट प्रहारगढ़, यहां से करीब नागपुर से करीब 15 किलोमीटर दूर पर स्थित कळमना गांव में 2.66 एकड़ की जमीन है। और यह जमीन हमें श्री हेमंत तथा सुलभा जकाते, ये एक अत्यंत दानशूर दाम्पत्य मैं कहूंगी और वंदनीय दाम्पत्य हैं, जिन्होंने प्रहार का कार्य देखते हुए प्रहार को दान के स्वरूप में यह जमीन
दी थी और यहां पर प्रहार ने अपना कैंप साइट बनाया हुआ है जहां पर हम शिविर लेते हैं। वहां पर हमारे अलग अलग उपक्रम चलते हैं, शिविर चलते हैं हमारे निवासी। उसके साथ साथ कई सेवा प्रकल्प भी हमने शुरू किए हैं। जैसे वहां पर हम चलाते हैं संत गजानन महाराज वृद्ध सेवा केंद्र। जो वृद्ध लोग जो अपना काम खुद नहीं कर सकते हैं, जो उठ नहीं सकते हैं, जो बिस्तर पर ही होते हैं, उन वृद्धों को हम सेवा देते हैं। वहां पर उन वृद्ध महिलाओं को हम रखते हैं और उनको सेवा देते हैं। यह भी एक कार्य निरंतर चलता रहा है। हम अलग अलग गांवों में जाकर वहां पर भी कार्य करते हैं। स्वच्छता अभियान हम चलाते हैं, वृक्षारोपण हम करते हैं और समाज के प्रति हमारा जो भाव है वो हम हमारे अलग अलग कार्यों के द्वारा लोगों तक पहुंचाते हैं। नाना पाटेकर के शब्दों में मैं अगर कहूं तो उन्होंने कहा था की ह्या दुर्बळ समाजाला बळ देण्याचं काम हे प्रहार संस्था करेल। जब प्रहार संस्था के उद्घाटन के लिए नाना पाटेकर यहां पर आए थे तब उनको पूछा गया था कि आपको ये कल्पना कर्नल देशपांडे की कैसी लगी कि समाज में युवकों को ऐसे युवकों को बनाना जिनमें सैनिकी गुण होने चाहिए। तो नाना पाटेकर ने बहुत एक सुंदर वाक्य कहा था, या समाजाला सज्जन गुंडांची आवश्यकता है। अब आप कहेंगे इसका मतलब आप गुंडे तैयार कर रहे हैं, तो उसका मतलब ये नहीं है। उसका मतलब ये है, अगर आप मराठी के शब्दकोश में देखें, गुंड इस शब्द का अर्थ होता है एक ऐसा नागरिक जिसमें बहुत ज्यादा बल हो, ताकतवान हो। और सज्जन गुंड मतलब जो इंसान सज्जन है लेकिन आने वाले परिस्थितियों से जूझने की हिम्मत और ताकत उसमें है, इस समाज को सुधारने की ताकत उसमें है। ऐसे सज्जन गुंडों का निर्माण करना यह बहुत जरूरी है। प्रहार संस्था जिस उद्देश्य के साथ शुरू हुई है, उन उद्देश्यों में हमारा उद्देश्य यह नहीं है कि हर नागरिक यह सैनिक ही बनना चाहिए या भारतीय सेनाओं में ही भर्ती होना चाहिए, लेकिन हमारा उद्देश्य यह है कि ठीक है, अगर आप सैनिक नहीं बन सके तो कोई बात नहीं, लेकिन आपने समाज का सैनिक बनकर जरूर जीना चाहिए। समाज में बंधुभाव का प्रसारण करना चाहिए। कोई भी नागरिक अगर किसी मुश्किल में होता है तो उसे उस मुश्किल से निकालना ये हमने हमारा कर्तव्य समझना चाहिए। प्रहार संस्था ये जो सारे कार्य करती है वो निरपेक्ष करती है। हमारी एक चैरिटेबल ट्रस्ट है और हम समाज में इन गुणों का प्रसारण करने के हेतु ही कार्य कर रहे हैं। देशभक्ति यह सबसे ज्यादा परम उद्देश्य इस संस्था का है। आज जब मेरे देश में जब घोषणाएं लगती है कि भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह, यह जरूरी है कि मेरे देश के नौजवानों ने यह समझना चाहिए कि देश ये किससे बनता है। देश मिट्टी हवा पानी से बना है, देश पुरखों की कहानी से बना है। खून से हस्ताक्षर कर दे गगन पर, देश उस पागल जवानी से बना है। देश ये भूगोल है, इतिहास भी है, बीती सदियों का तांडव रास भी है। अरे कहीं पर यह कृष्ण का कुरुक्षेत्र है तो कहीं पर यह राम का वनवास भी है। यह यूं ही नहीं तलवार तानता है, सहन करने का तरीका भी जानता है, पर करे सम्मान से खिलवाड़ कोई, युद्ध को ही धर्म तब यह मानता है, युद्ध को ही धर्म तब यह मानता है। यह जरूर है
कि हमारे देश के नागरिकों, हमारे देश के सैनिकों ने जब जब युद्ध हुआ है, तब तब युद्ध के सर्वोत्तम गुणों का उन्होंने एग्जाम्पल दिया हुआ है। लेकिन हमारे देश के नागरिकों ने भी युद्ध के समय पर संगठित होकर एक बहुत बड़ा उदाहरण दिया है। हमारे देश के नागरिक ये हमेशा, जब भी परिस्थिति विपरीत होती है तब संगठित होती है, लेकिन जरूरी यह है जब परिस्थिति विपरीत ना भी हो तब भी हम संगठित रहे, क्योंकि हमें एक दूसरे की जरूरत ये जरूर महसूस होगी कभी ना कभी। इसी के साथ मैं अपना यह उद्बोधन कुछ चंद वाक्यों के साथ समाप्त करना चाहूंगी और आपको एक पीपीटी दिखाना चाहूंगी। और ये जो उद्बोधन है, ये चंद वाक्यों में आपके लिए। यदि देश हित मरना पड़े मुझको सहस्त्रों बार भी, यदि देश हित मरना पड़े मुझको सहस्त्रों बार भी, तो भी न मैं इस कष्ट को निज ध्यान में लाऊं कभी। कारण सदा ही मृत्यु का देशोपकारक कर्म हो, हे ईश भारतवर्ष में शतबार मेरा जन्म हो, शतबार मेरा जन्म हो, शतबार मेरा जन्म हो। जय हिंद, जय प्रहार। आपको एक छोटा सा प्रेजेंटेशन दिखाना चाहूंगी जिसके ऊपर से आप मेरी संस्था का कार्य देख सके। ये मेरी संस्था नहीं है, ये आप सबकी संस्था है, क्योंकि नागपुर वासियों ने पलकों पर बिठा रखा है प्रहार संस्था को। जिस प्रकार से प्यार आपने हमें दिया है, जिस प्रकार का सहयोग सहकार्य आपने दिया है, उसके लिए आप सबको मैं शत शत नमन करती हूं और अपेक्षा करती हूं कि इसी प्रकार का हमारा संगठन ये बना रहे। ये प्रेजेंटेशन आपके सामने प्रस्तुत है। संस्था का उद्देश्य सैनिकी गुणों का प्रसारण करना। स्वर्गीय कर्नल सुनील देशपांडे, इन्होंने संस्था की स्थापना की थी। संक्षिप्त में प्रहार के पिक्चर की कहानी और किस प्रकार कर्नल सुनील देशपांडे ने यह संस्था शुरू की थी। ये हमारी एक सामाजिक संगठन है जो समाज के लिए कार्य कर रही है, एक एनजीओ है और एक चैरिटेबल ट्रस्ट है। अलग अलग उपक्रम यहां पर संक्षिप्त में है। हम एक डिजास्टर मैनेजमेंट और सिविल डिफेंस, ये भी एक उपक्रम करते हैं, जहां पर हमने हमारे इंस्ट्रक्टर्स को ट्रेनिंग दिया हुआ है कि कहीं पर भी देश में अगर आपदा आती है तो वहां पर जाकर सहकार्य करें देशवासियों की। हमारे इंस्ट्रक्टर्स ने गुजरात में भुज में जब आपदा आई थी, भूकंप आया था, तब जाकर सहकार्य किया था। उत्तराखंड में 2013 में जब आपदा आई थी तब भी जाकर सहकार्य किया था, और केरला में जब बाढ़ आई थी तब जाकर बहुत बढ़िया कार्य किया था। हम घुड़सवारी सिखाते हैं जिससे नेतृत्व गुण हम में आते हैं। प्रहार डिफेंस एकेडमी, राखीज हम भेजते हैं सैनिकों को। हमारी जो स्कूल है सद्भावना पदयात्रा। थोड़े से कैंप्स के बारे में आपको फोटोग्राफ्स दिखाना चाहूंगी। जो हमारे 7 दिन के शिविर होते हैं उनमें इस प्रकार के साहसी उपक्रम हम लेते हैं, जिनमें बच्चों में एक आत्मविश्वास आता है, एक डर मन से निकल जाता है और मैं दुनिया में कुछ भी चीज हासिल कर सकता हूं, ये भावना उनमें आती है। फायरिंग भी हम उपक्रम लेते हैं। हम जब ट्रेकिंग कैंप्स दिखाते हैं तो वो ट्रेकिंग कैंप्स जो सतपुड़ा ट्रेकिंग कैंप जिसे हम कहते हैं, और हिमालय के भी कैंप्स होते हैं, उनमें हम लॉन्ग ड्यूरेशन का एंड्योरेंस उनमें लाते हैं, स्टेमिना लाते हैं। हम उन्हें जंगल में भ्रमण करवाते हैं जिससे उन्हें वृक्षारोपण और जंगल के प्रति प्यार ये भी उत्पन्न होता है। हिमालय में हम ले जाते हैं और हमारे देश की जो नैसर्गिक धरोहर है ये भी हम इन्हें दिखाते हैं। उसके बाद हम कॉलेज के लिए 3 दिन का निवासीय आउटबाउंड ट्रेनिंग वर्कशॉप्स लेते हैं, जिनमें कई नेतृत्व गुणों को उनमें डाला जाता है। उनको उद्बोधन देते हैं हम अलग अलग प्रकार के। एक टीम बिल्डिंग एक्टिविटी लेते हैं जिसके वजह से उनमें नेतृत्व गुण आते हैं। हमारे पास एक आर्टिफिशियल रॉक क्लाइंबिंग तथा रैपलिंग वॉल है जो करने में बच्चे बड़े
एक बहुत साहसी उपक्रम है, बहुत इंटरेस्ट आता है, बहुत चैलेंजिंग उपक्रम है। हमारा जो डिजास्टर मैनेजमेंट और सिविल डिफेंस जो हमारी चमू है, जिसने एनसीडीसी मतलब नेशनल सिविल डिफेंस कॉलेज यहां से प्रशिक्षण लिया हुआ है, उन्होंने ये उत्तराखंड की जो स्लाइड है ये देख रहे हैं आप, वहां पर पीछे मंदाकिनी नदी है जहां पर काफी राहत कार्य हमारे इंस्ट्रक्टर्स ने किया था, इस प्रकार के किए थे। ये जो स्लाइड है आपके आगे जो आप अभी देख रहे हैं वो है केरला में जब बाढ़ आई थी तब किस प्रकार का कार्य किया था। घुड़सवारी हम सिखाते हैं, घुड़सवारी करने से नेतृत्व गुण इन बच्चों में आते हैं कि किसी भी टीम को हम बहुत अच्छे से लीड कर सकते हैं और हम नेतृत्व गुणों को हम बढ़ा सकते हैं। यह हमारे प्रहरी, ये आपके आगे स्लाइड में दिखाया जा रहा है, ये किस प्रकार घुड़सवारी कर रहे हैं। प्रहार डिफेंस एकेडमी, जैसे मैंने आपको बताया कि सेनाओं में भर्ती होने के लिए हम उन्हें प्रोत्साहन दिलाते हैं, हम उनमें अलग अलग प्रकार के गुण ये डालते हैं और इसके साथ साथ हमने हाल ही में शुरू किया है जो लेखी परीक्षाएं हैं, उन परीक्षाओं में ये बच्चों को मार्गदर्शन मिले। एसएसबी ट्रेनिंग हम पहले से देते आ रहे हैं और उसके बाद हमने लेखी परीक्षा का प्रशिक्षण शुरू किया। हम उसके द्वारा साइकिल एक्सपेडिशंस भी लेकर जाते हैं अलग अलग जगह के ऊपर, और साइकिल एक्सपेडिशंस हमारे कैंप साइट में प्रहारगढ़ जो 15 किलोमीटर दूर है, 30 किलोमीटर का हम ये अंतर एक दिन में एक कुछ चंद घंटों में पार करते हैं। बहुत जोशपूर्ण रहता है ये। हम जो सीमा के ऊपर हमारे सैनिक तैनात होते हैं उनके प्रति हमारा एक बंधुभाव का जो नाता है और हमारे दिल में जो उनके लिए भावना है वो दिखाने के लिए हम राखियां उन्हें भेजते हैं। हम सैनिकों को जब राखी का पर्व आता है, रक्षाबंधन का पर्व आता है, तब रक्षा सूत्र उन्हें बांधते हैं और अपना प्यार उन तक पहुंचाते हैं। जो हमारे अलग अलग उद्बोधन होते हैं उसमें सबसे महत्वपूर्ण होता है कारगिल का स्लाइड शो, जिसे हम अलग अलग संस्थाओं में, कॉलेजेस में, स्कूलों में हमने आज तक दिखाए हुए हैं और आज तक मेरे ख्याल से करीब 700-800 से ज्यादा हमारे इसके प्रयोग हो चुके हैं। पूरे महाराष्ट्र भर में हमारे प्रयोग हो चुके हैं, जहां पर हम कारगिल युद्ध किस प्रकार लड़ा था, जम्मू कश्मीर की जो असली कहानी है वो क्या थी, और प्रहार की जो विचारधारा है वो किस प्रकार हमारे समाज के लिए जरूरी है, और इस विचारधारा को लेकर हमने सैनिकों के प्रति किस प्रकार का कृतज्ञता का भाव रखना चाहिए, ये भी हम बताते हैं। सीपीएन बेरार एजुकेशन सोसाइटीज प्रहार मिलिट्री स्कूल, ये जो मैंने आपको स्कूल बताई थी उसके बारे में आपको मैंने बताया ही था कि ये स्कूल हमने शुरू की थी सीपीएन बेरार एजुकेशन सोसाइटी के एरिया में। उन्होंने बहुत उदारता पूर्वक हमें जमीन वहां पर दी है हुई है और वहां पर यह स्कूल कार्यरत है। ये 12 घंटे की अनिवासीय स्कूल है और ये सैनिक गुणों का प्रसारण करने के लिए और बच्चों को सैनिक बनाने के लिए ये चलती है। आपके आगे की स्लाइड्स में ये बच्चे हमारे कैंप साइट पर अलग अलग उपक्रम करते हुए नजर आ रहे हैं। हमारी जो दूसरी शाला है कर्नल सुनील देशपांडे जहां पर रहते हैं पांडे लेआउट में, जहां पर अभी मैं और मेरी माताजी रहती हैं, ये पूरा जो प्लॉट है ये हमने प्रहार संस्था को दान स्वरूप में दिया है और वहीं पर प्रहार संस्था ने एक बिल्डिंग बनाई है जहां पर पहले माले पर मैं और मेरी माताजी रहते हैं और उसके ऊपर जो 2 माले हैं वहां पर हमने प्रहार वासुदेव लीला विद्या कुंज, ये नर्सरी से लेकर 4वीं तक की कक्षा के लिए ये स्कूल है और इस स्कूल में हम बच्चों को प्रशिक्षण देते हैं। इनको आगे की जो मिलिट्री ट्रेनिंग है 5वीं कक्षा से लेकर 10वीं कक्षा तक, उसके लिए हम इन्हें तैयार करते हैं। हमारी जो तीसरी स्कूल है प्रहार वासुदेव लीला मिलिट्री स्कूल, ये हमारी जो कैंप साइट है प्रहारगढ़ नाम की उमरेड रोड पर, वहां पर हमने शुरू की हुई है और वहां पर ये जो स्कूल है वो स्वर्गीय कर्नल सुनील देशपांडे 2018 में कालवश हुए थे। उसी साल में इसका पूरा कंस्ट्रक्शन हुआ था, लेकिन वो दुर्भाग्यवश नहीं रह पाए स्कूल को बनता देख। उनका ये स्वप्न है ये स्कूल, क्योंकि उनका ये स्वप्न था कि ये एक शाला ऐसी मैंने बनानी चाहिए जहां पर सामने ही ऑब्स्टिकल कोर्स हो और सामने ही बच्चों के लिए खेलने के लिए बहुत बड़ा मैदान हो। तो ये स्कूल वहां पर है। ये 1ली से लेकर 10वीं कक्षा तक है और चूंकि अभी सिर्फ 3 साल हुए हैं स्कूल में, वहां पर 1ली से लेकर
चौथी कक्षा तक के बच्चे हैं। 5वीं कक्षा से लेकर 10वीं कक्षा तक जब आगे बढ़ेगी ये स्कूल, तब ये 12 घंटे की अनिवासी स्कूल रहेगी 5वीं से 10वीं के लिए, और पहली के से चौथी के लिए ये 9 बजे से लेकर 3 बजे तक की शाला रहेगी। इसके बाद जो मैंने आपको बताया था कि संत श्री गजानन महाराज वृद्ध सेवा केंद्र, ये हम चलाते हैं प्रहारगढ़ में, जहां पर हम वृद्धों को रखते हैं, उनसे उनको सेवा देते हैं और उनका हालचाल पूछते हैं, उनको हर प्रकार की मदद हम पहुंचाते हैं। और जो हम पदयात्रा निकालते हैं पोरबंदर से द्वारका, अद्भुत पदयात्रा होती है। इस पदयात्रा में आप विश्वास नहीं करेंगे, इतने विविध प्रकार के और अकल्पनीय अविश्वसनीय अनुभव हमें आते हैं कि बच्चे ये मंत्रमुग्ध हो जाते हैं इस पूरे पदयात्रा में हिस्सा लेने के बाद। हम सिर्फ इस पदयात्रा में बच्चों को सम्मिलित नहीं करते हैं, बल्कि नागपुर के या महाराष्ट्र के अन्य नागरिक भी, जिनको इच्छा होगी, जो चाहते होंगे कि हम यहाँ पर इस पदयात्रा में जाए और जो शारीरिक रूप से सुदृढ़ हो, हम उनको ले जाते हैं यहाँ पर। हमारा जो मुख्य कार्यक्रम मैंने आपको बताया कि अशोक चक्र और परमवीर चक्र विजेताओं को हम सम्मानित करते हैं हमारे हीरो ऑफ द नेशन इस कार्यक्रम में, जहां पर हमने 2014 में हमने शुरू किया था ये कार्यक्रम, और 2014 से लेकर 2019 तक ये कार्यक्रम निरंतर चलता रहा है और आगे भी चलता रहेगा। इस कार्यक्रम में हम व्यास सभागृह में बहुत भव्य कार्यक्रम लेते हैं, जहां पर हम सम्मानित करते हैं हमारे जो अशोक चक्र विजेता हैं, उनके परिवारजनों को, और एक भव्य कार्यक्रम में हम नागपुर वासियों को बताते हैं कि किस प्रकार से एक सैनिक लड़ता है और किस प्रकार से वो कठिनाइयों का सामना करता है। बैटल मॉडल मेकिंग कंपटीशन, जैसे मैंने आपको बताया था कि युद्ध की तकनीक किस प्रकार होती है, एक सैनिक किस प्रकार से अपने जो इंटेलेक्चुअल जो ब्रेन है उसको इस्तेमाल करके किस प्रकार से बनाता है मॉडल्स। या आपके सामने मॉडल जो दिखाया जा रहा है वो मॉडल है कि इस प्रकार से बच्चे मॉडल बनाते हैं और उस मॉडल को एक्सप्लेन करते हैं कि यहाँ पर युद्ध किस प्रकार लड़ा गया था और यहाँ के युद्ध के पीछे की जो तकनीक थी, जो स्ट्रैटेजी थी, वो क्या थी। आगे जो एडिशनल एक्टिविटीज मैंने आपको बताया, जैसे सैनिकी जगहों के ऊपर हम विजिट्स ले जाते हैं, स्वामी विवेकानंद इंटरनेशनल फुटबॉल कंपटीशन, इसके साथ साथ हैंडबॉल कंपटीशन लेते हैं, आध्यात्मिक केंद्र द्वारका का ये भी बताया मैंने आपको, और लीलाताई देशपांडे ऑल इंडिया ड्राइंग कंपटीशन लेते हैं। वासुदेवराव देशपांडे, लीलाताई देशपांडे मेरी दादी जी और वासुदेवराव देशपांडे ये मेरे पिताजी। मेरी दादी जी जो थी वो उत्तम आर्टिस्ट थी, इसलिए उनके नाम पर हमने ड्राइंग कंपटीशन शुरू की है ऑल इंडिया, और मेरे दादाजी ये संस्कृत के पंडित थे और इसीलिए उनके नाम पर हमने संस्कृत श्लोका की कंपटीशन हम हर साल आयोजित करते हैं। तो ऐसे ये हम उपक्रम आयोजित करते हैं जहां पर बच्चों में हम एक प्रकार के सैनिकी गुणों को प्रेरित करें, उनमें डाले सैनिकी गुणों को, जिस प्रकार से वो बड़े होकर ना ही सिर्फ अगर सेना में भर्ती हो तो बहुत ही अच्छा है, लेकिन अगर ना भी हो तो समाज के सुदृढ़ सैनिक बनकर ये जरूर ऊपर आए। आशा करती हूँ कि आप सबको प्रहार समाज जागृति संस्था के बारे में जो सब कुछ दिखाया गया है और बताया मैंने, उस सब से आपको उद्बोधन मिला होगा और आपको जानकारी मिली होगी। आप सबको मेरी तरफ से और खास तौर पे ग्रामायण प्रतिष्ठान को मेरी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद और शुभकामनाएं कि इतना सुंदर उपक्रम किया, जहां पर आपने एनजीओस को, हमारे जैसे अलग अलग एनजीओस को एक प्लेटफॉर्म दिया जहां पर हम बता सके कि हम किस प्रकार के कार्य करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय प्रहार। खूप खूप धन्यवाद मॅम। समाजात सैनिकी गुण रुजवण्याचा आपला जो निर्धार आहे तो अगदी आपल्या बोलण्यातून, अगदी प्रत्येक शब्दातून जाणवतो। संस्थेचा परिचय देतानाच आपण सामान्य नागरिकांचे काय कर्तव्य आहे यावर पण याचे भान पुन्हा जागृत केले आहे। सैनिकांमध्ये जी सकारात्मकता असते ती प्रत्येक व्यक्तीत यावी यासाठी पण आपण फार आग्रही आहात। मिलिटरी ट्रेनिंगद्वारे प्रत्येकात निर्भयता, निडरता आणि राष्ट्रभक्ती जागृत व्हावी। प्रहार समाज जागृती संस्था हे कार्य 1994 पासून करते आहे आणि हे कार्य असेच पुढे सुरू राहील। राष्ट्रभक्ती जागृत करण्यासाठी
आणि समाजात तुमच्याच भाषेत सांगायचं तर सज्जन गुंड तयार करण्यासाठी तुमची जी प्रत्येक ऍक्टिव्हिटी असते त्यात तुम्ही नक्कीच यशस्वी व्हाल. ग्रामायणतर्फे आपल्या प्रत्येक कार्याला शुभेच्छा देते आणि आजचा कार्यक्रम इथेच संपला असे जाहीर करते. खूप खूप धन्यवाद मॅडम. धन्यवाद. खूप खूप धन्यवाद. खूप खूप धन्यवाद. जय जवाहर मॅडम. धन्यवाद. हो. ग्रामायण ग्रामायण घेऊ श्वास हा नवा. ग्रामायण ग्रामायण घेऊ ध्यास हा नवा. ग्रामायण ग्रामायण